हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है मैं बिहार लाइब्रेरियन का जो हम सीरीज चला रहे हैं, महामैराथन सीरीज, उसमें जो है लेक्चर 15 डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने अभी तक 14 लेक्चर्स जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है और जो है अब हम इसमें मोर देन 100 वीडियोज लाने वाले हैं, 100 लेक्चर्स, मोर देन 10,000 क्वेश्चंस होंगे विथ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि एक्सप्लेनेशन में भी आपको अलग अलग जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर यूजीसी नेट हो गया, बिहार लाइब्रेरियन हो गया, DSSP लाइब्रेरियन या फिर इसी टाइप का KVS NVS या किसी भी स्टेट लाइब्रेरियन, सेंट्रल लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप लाइब्रेरी फैमिली से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, एडुकेटर हैं या स्टूडेंट हैं, BLIS MLIS कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये लाइब्रेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। तो चलिए लेक्चर 15 शुरू करते हैं। देखो, इन यूडीसी क्या है? तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। देखो, यूडीसी जो है ना, ये आपका IFLA द्वारा दिया गया था। IFLA क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ये जो है सो आपको कॉमन जो है ना फॉर्मेट, जो है कॉमन स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाना चाहते थे कि जो है आपका पूरे वर्ल्ड वाइड जो है सो डेटा एक्सचेंज हो, तो वो सब ईजिली हो। समझ गए? तो यूडीसी जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और ये किसको आगे बढ़ा के बना है? तो ये DDC जो है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, मेलविल डेवी द्वारा दिया गया। उसी से आगे यूडीसी भी उसी को रिफाइन करके और उसी को मतलब बेस बना के बनाया मानो तो। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 मेन क्लासेज। 10 मेन क्लासेज पता है आपको? ये न्यूमेरिक 0 to 000 से 999 तक होता है। समझ गए? अब देखो, द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ DDC डिवाइड द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इनटू 10 मेन क्लासेज नंबर्ड 000 से 999। समझ गए? इसी टाइप का सेम टू सेम आपका DDC में भी होता है। तो दीज क्लासेज मिरर DDC स्ट्रक्चर कवरिंग सब्जेक्ट्स लाइक 000, जैसे आपको पता होगा जनरल एक्टिविटीज के लिए होता है, 500 जो है नेचुरल साइंस के लिए होता है। इसी में आगे देखोगे तो जैसे 510 और समथिंग आप देख लेना, ये जैसे मैथमेटिक्स के लिए होता है ना। इसी में आगे चल के 510 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो ये अलजेब्रा का होगा जैसे। तो ये पता होगा आपका कि DDC में इस तरह होता है, तो वैसे ही UDC में भी जो है इसी टाइप का होता है। देखो, एंड 900 जो है किसका है? तो हिस्ट्री का है। तो इसी तरह आप अगर मन हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि आप DDC का कि 000 किसका है, 100 किसका है, 200 किसका है, इस हिसाब से 900 तक का ये बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो, UDC इन्हांसेड DDC बाय यूजिंग मिक्स्ड नोटेशन। तो इसमें मिक्स्ड नोटेशन जो है नंबर्स, लेटर्स और सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड फेसेट्स। समझ गए? ऑप्शंस लाइक, हाँ समझ गए? अब देखो, इन LCC क्या है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का जो होता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज डिवाइडेड इनटू 21 मेन क्लासेज। 21 मेन क्लासेज जो है आपका A to Z आता है। समझ गए? जैसे DDC में हो गया ना 000 से 999, वैसे ही इसमें A to Z तक यूज किया जाता है। समझ गए? अब देखो, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC जो है डिवाइड द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इनटू 21 मेन क्लासेस। समझ गए? इसमें कितने में होता है? DDC UDC में 10 मेन क्लास में। रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स A to Z एक्सक्लूडिंग I O W X and Y। ये सब नहीं यूज किया जाता है, बाकी जो है आपका, तो समझ गया ना, जैसे I O W X और Y कितना हो गया? तो 5 लेटर्स हो गया, तो वो नहीं यूज होता है। तो A to Z में कितना होता है? टोटल 26 लेटर्स, तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 21। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि LCC का जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में कितना टोटल होता है जब मेन क्लासेज,
तो आपका टोटल लेटर्स जैसे 26 होता है। अब देखो AEIOU नहीं होता है, लेकिन इसके जगह IOWX। तो आप ऐसे, मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि याद कर लो। जैसे वॉवेल 5 होते हैं तो इसमें से 26 में से 5 घटा दिया जाता है तो आपका हो जाएगा 21। तो इतने मेन क्लासेज होते हैं। तो ईच क्लास करस्पॉन्ड टू अ ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया सच एज ए जो है सो जनरल वर्क्स को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है सो फिलॉसफी को, जेड जो है बिब्लियोग्राफी को, इसी टाइप का। समझ गया। दिस अल्फ़ाबेटिक स्ट्रक्चर कंबाइंड विथ न्यूमेरिकल सब डिविजन्स अलाउज फॉर डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन टेलर टू एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी। समझ गए। अब देखो एन एग्जाम्पल ऑफ अ 10 डिवीजन क्लासिफिकेशन जिसको डेकाक्टोमी कहते हैं मेथड इज, तो कौन सा होता है? तो DDC में भी होता है और UDC में भी होता है, पता ही है आपको। तो डेकाटोमी रिफर्स टू क्लासिफिकेशन मेथड दैट डिवाइड्स नॉलेज इनटू 10 पार्ट्स। समझ गए। बोथ द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एम्प्लॉय दिस अप्रोच ऑर्गेनाइजिंग द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इनटू 10 मेन क्लासेज। समझ गए। तो उसमें जो आपका होता है DDC में, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में 000 से मैंने बताया है जैसे 900 तक होता है। बीच में क्या क्या आता है, जैसे 000 हो गया, 100, 200, 300, ऐसे ऐसे करके 800 और फिर 900। तो ये करके जो है ये टोटल 10 क्लासेज होते हैं, है ना। ये DDC में। UDC में क्या होता है, तो 000 से आपका 999 यहाँ तक क्लासेज होता है। समझ गए। तो इसमें भी टोटल 10 क्लासेज ही होता है। लेकिन ये एग्ज़ाम में है तो आप ये याद रखना कि यहाँ पे 900 है और यहाँ 999 है। This 10 division structure allows for systematic and hierarchical organization with each class further subdivided। समझ गए। अब देखो वैसे ही देखो, अगर कहीं पे पूछा जाता है कि कोलोन क्लासिफिकेशन का कितना है, कोलोन क्लासिफिकेशन का, समझ गए। तो कोलोन क्लासिफिकेशन जो है किसके द्वारा दिया गया था, ये तो आपको पता होगा, रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था। तो इसका फेसेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसका मीनिंग होता है कि इसमें वैसा कोई लिमिट नहीं है कि 10 क्लासेज होगा या इस टाइप से। देखो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिकोटोमी इज, तो इसमें क्या क्या होता है, कोलोन क्लासिफिकेशन होता है और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन होता है। क्योंकि देखो डेकाटोमी जो था, डेकाकोटोमी, तो ये डेका मतलब आपको पता होगा, जैसे 10 होता है नंबर। जैसे आप बचपन में पढ़े होगे कि जैसे हो गया ट्रायंगल, तो ट्राई तो 3 साइड्स होता था। फिर जैसे क्वाड्रिलैटरल तो क्वाड, तो इसमें 4 साइड होता था। जैसे पेंटागन है ना, पेंटागन तो इसमें क्या होता था कि आपका 5 साइड होता था इस टाइप से, है ना, 3 2 5, ठीक है। हेक्सागन 6 होता था, हेप्टागन 7 होता था, ऑक्टागन 8 होता था, नेनागन 9 होता था और डेकागन 10 होता था। तो वही डेका जो है आपका, उससे 10 मीनिंग होता है। तो वहीं से जो है डेकाटोमी आया है। और जैसे पॉलीगॉन हो गया, तो पॉलीगॉन का कितना होता है, वो जैसे ज़्यादा होता है 2 से ज़्यादा, मतलब ये सारे भी पॉलीगॉन में आते हैं। तो लेकिन पॉलीकोटोमी जो है वो आपका समझ गए ना कि ऐसा कोई मतलब 10 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो देख लो, तो वही कोलोन क्लासिफिकेशन मैंने जैसे बताया था कि उसका फेसेटेड स्ट्रक्चर होता है, कि उसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है। और LCC जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, मैंने क्या बताया था, 26 में से 5 वॉवेल हटा दो, मतलब बस याद करने के लिए मैंने याद कराया। तो 21 होता था इसका, तो ये भी नहीं है, तो ये भी दोनों पॉलिकोटोमी है, तो बहुत ऑफ तीज हो जाएगा। देखो पॉलिकोटोमी रिफर्स टू क्लासिफिकेशन मेथड दैट डिवाइड्स नॉलेज इनटू मल्टीपल पार्ट। समझ गए। बियॉन्ड अ सिंपल डाइकोटोमी और डेकाकोटोमी। समझ गए। डाइकोटोमी क्या होता है, डाई मतलब 2 होता है, तो 2 पार्ट या 10 पार्ट में कोई ज़रूरी नहीं है, उसके मतलब इतना सिंपल नहीं होता है, उसमें ज़्यादा या कम हो सकता है। तो बोथ कोलोन क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया था एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC जो है एग्जाम्प्लीफाई पॉलिकोटोमी। अब देखो
सीसी जो है कोलोन क्लासिफिकेशन ऑफ फेसेटेड सिस्टम, जो मैंने बताया था, कंबाइंस मल्टीपल फेसेटेड्स, एग्जाम्पल पर्सनैलिटी हो गया, मैटर हो गया, एनर्जी, टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स क्लास नंबर्स इनहेरेंटली पॉलीकोटोटोमस। समझ गए। अब जैसे एलसीसी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, डिवाइड्स नॉलेज इनटू 21 मेन क्लासेज ए टू जेड, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू न्यूमरस सब क्लासेज। समझ गए। ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग पॉलीकोटोमी। अब देखो इसका अगर आपसे हो सकता है तो IOWXY, देखो ये आप याद कर सकते हो। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा जो है आपका, जैसे LCC जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, तो उसमें 26 लेटर्स में से कौन कौन से लेटर्स नहीं है, तो वो ऑप्शंस में दे देता है और उसके बाद आप गलत कर सकते हो। तो देखो उसका ऐसे आप याद कर सकते हो, इनपुट आउटपुट और WXY याद कर लोगे। सिंपल कर दिया मैंने, ऐसे आपको याद नहीं होता तो इनपुट आउटपुट WXY, तो यही चार है IOWXY, तो ये चारों नहीं होते हैं उसमें। समझ गए। अब देखो इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ UDC वाज पब्लिश, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था, तो 1905 में, ये याद कर लेना। और किसके द्वारा ये किया गया था, तो पॉल ऑटलेट और हेनरिला फॉन्टेन, ये याद कर लो 1905 में। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, देखो द फर्स्ट एडिशन ऑफ द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन 1905, डेवलप्ड बाय पॉल ऑटलेट एंड हेनरिला फॉन्टेन। समझ गए। तो बेस्ड ऑन DDC's स्ट्रक्चर, UDC extended it with mixed notation to handle complex and interdisciplinary subjects। interdisciplinary subject समझ रहे हो, जैसे मान लो कि है सोशियोलॉजी, तो मान लो हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, तो इसमें देख रहे हो कि ये कनेक्टेड लग रहा है। या फिर मान लो बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट तो आप सब लोग सुने होंगे, तो ये क्या हो गया, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में आ गया, इसमें बायो भी है केमिस्ट्री भी है। समझ गया। तो यही कॉम्प्लेक्स चीज़ सबको जो है हैंडल करने के लिए आपको मिक्स्ड नोटेशन स्टार्ट किया गया था कि वो इंटरडिसिप्लिन, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स वगैरह DDC में आपका उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया था। देखो अब पब्लिश्ड इन फ्रेंच एज, तो ये जो है आपका UDC जो है सो फ्रेंच में पब्लिश हुआ था, ये भी याद कर लो, जिसका नाम था मैनुअल डू रिपर्टोयर बिब्लियोग्राफिकल यूनिवर्सल, मतलब वो एक तरह से यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी का मैनुअल है इस टाइप से। इट एम टू क्रिएट अ यूनिवर्सल सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज particularly for bibliographic purposes. The 1905 publication marked significant advancements in classification, enabling detailed and flexible organization for research libraries and documentation centers, with its influence continuing in specialized information systems today. समझ गया कि वो जो है बहुत हेनरिला फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट जो थे 1905 में जो है आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है शुरू किए थे। और ये कौन से लैंग्वेज में था, फ्रेंच में था। देखो टिक बस आप लगा लेना ऐसे, मैनुअल डे रिपोर्टो बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, ये जो था नाम था उसका। समझ गए। व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इज UDC, तो ये फेसेटेड क्लासिफिकेशन है। इसमें क्लास कितने होते हैं, तो 21 क्लासेज होते हैं, ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में कराया है। और कौन कौन इसमें नहीं होता है, तो मतलब देखो A to Z अल्फ़ाबेट कह सकते हो, अब माइनस कौन कौन इसमें नहीं होता है, तो IO, अब उसके WXY, ये लेटर्स नहीं होते हैं, नहीं तो बाकी सब होता है इसमें। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी ये UDC है ना, मैं ये गलती से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का मैं बता रहा था। तो ये UDC में आपको पता होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि DDC में क्या होता है 000 से 900, इसके बीच में जैसे 2003 00 ऐसे आता है। और जो आपका ये था DDC में, UDC में क्या होता था 000 से लास्ट में 999 तक,
ये डिफरेंस था। तो व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है यूडीसी, तो ये ऑलमोस्ट फेसेटेड है क्लासिफिकेशन। जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है आपका वो फिक्स है कि उसका स्ट्रक्चर यही होगा, और इसमें जो है थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो देखिए ये आप याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। देखो एक्सप्लेनेशन, द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम while it retains DDC enumerative स्ट्रक्चर। तो इन्यूमरेटिव स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया था ना कि दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, एक इन्यूमरेटिव होता है और एक फेसेटेड होता है। द इन्यूमरेटिव में जो है आपका फिक्स है कि क्लासीफाई पहले ही कर दिया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। तो वही क्लासिफिकेशन में से आपको जो है कोई नंबर आपको यूज करना पड़ता है, जबकि फेसेटेड में जो है आपको मतलब क्लासिफिकेशन बहुत डाइवर्स टाइप होता है, उसमें सब डिविजन्स भी होता है कि आप जो है अच्छे से किसी चीज़ को जो है क्लासिफाई कर सकें। आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो डिवाइडिंग नॉलेज इनटू 10 मेन क्लासेस, जैसे मैंने बताया था 000 से 999। अब देखो यूडीसी इंट्रोड्यूसेस फेसेटेड एलिमेंट थ्रू ऑक्सिलियरी टेबल्स एंड सिम्बल्स। ऑक्सिलियरी टेबल्स आप देखोगे कि उसमें भी रहता है, डीडीसी का जो बुक्स आता है क्लासिफाई करने वाला उसमें, तो ये सब एक्स्ट्रा टेबल्स रहता है कि और जो है फर्दर क्लासिफिकेशन किया जा सके। जैसे मान लो कि अलजेब्रा हुआ, तो अलजेब्रा पहले जो है जनरल साइंस के अंदर आएगा या कुछ इस टाइप से है, जो मतलब 500 वाला जो होता है। तो फिर मतलब जनरल साइंस के बाद जो है आपको मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, 510 या कुछ नंबर होता है, आप देख लेना। और उसके बाद पॉइंट डाल के जो है आप अलजेब्रा को ऐड कर सकते हैं, पॉइंट समथिंग होगा, 0.123 या कुछ होता होगा, ऐसा आप चेक कर सकते हो। तो ये समझ गए कि जो है ऑक्सिलियरी टेबल्स वगैरह को डेट अलाउ कंबाइनिंग एस्पेक्ट्स लाइक सब्जेक्ट्स, प्लेसेस और टाइम। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स यूडीसी टू कंस्ट्रक्ट क्लास नंबर फॉर कॉम्प्लेक्स टॉपिक, समझ गए, रिजेंबलिंग फेसेटेड सिस्टम्स लाइक कोलन क्लासिफिकेशन। आगे समझ में? तो ये फुल्ली फ्लेसेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड शेड्यूल्स है ना, जैसे समझ गए 000 से 999, ये तो आपका हो ही गया, मानो कि जैसे मतलब इतने में डिवाइड किया गया, लेकिन आपका इसमें भी जो है आपका जो शेड्यूल्स है वो पहले से जो है डिफाइंड रहता है। जैसे जो है जो कि मेन आपका कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन का जो होता है। तो इसीलिए जो है ये ना ही कम्प्लीटली फेसेटेड है, ना ही जो है कम्प्लीटली इन्यूमरेटिव है, समझ गए? यूडीसी वाज डिवाइस्ड बाई, यूडीसी जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन मैंने अभी बताया था, हेनरी ला फोंटेन और पॉल आउटलेट। और कब हुआ था? तो देखो 1905 में जो है ये आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन ये जो है मतलब सबके सामने पब्लिश किया गया था। और ये कब से बनना शुरुआत हो गया था, ये दोनों के बीच में कोलैबोरेशन इससे रिलेटेड, तो 1895 से ही स्टार्टेड, और ये जो है 1905 में कंप्लीटेड। कोई अगर पूछे कि कितना साल लगा, तो 10 ईयर्स लगा था ऑलमोस्ट। देखो तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज डिवाइस्ड बाय पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन, टू बेल्जियन pioneers in information science, समझ गए? Their collaboration began in the 1890s, aiming to create a universal system for organizing knowledge, समझ गए? Building on Melville Davis DDC, they developed UDC in 1905, introducing mixed notation to enhance flexibility for complex subjects. Outlet मतलब Paul Outlet और Henry LaFontaine vision extended beyond libraries as UDC supported their International Institute of Bibliography's goal of global knowledge network, समझ गए? ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क किसका भी ये था, IFLA का ऑब्जेक्टिव ही था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशन। देयर ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश यूडीसी एज अ वाइटल टूल फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड, समझ गए? अब देखो 583 क्या है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूडीसी वाज बेस्ड ऑन विच वर्जन डीडीसी। तो फर्स्ट वर्जन जो है यूडीसी का किसने डेवलप किया, फिर से याद कर लो, पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन। कब स्टार्ट हो गया था जैसे ये लोगों का कोलैबोरेशन, तो 1895 में, और लॉन्च कब हुआ, तो 1905 में, समझ गए? और यूडीसी के बारे में सब कुछ पता ही होगा आपको, जैसे मैंने बताया था कि इसमें 21
आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। और जो है हाँ, तो इसमें से A to Z सारा होता है और कौन कौन नहीं होता है, तो IOWXY ये सब आप याद रखोगे, बार बार रिवाइज करके तभी याद रहेगा। आप हमारे वीडियो को सेव भी करके रख ले सकते हो कि देखो आपको मुश्किल से 100 to 101 आवर्स लगेगा, मुश्किल से 1 वीक लगेगा। आप 1 वीक 2 वीक मान लो, 2 वीक में आप पूरा सिलेबस मानो कि आप रिवाइज कर सकते हो। तो देखो, तो ये UDC जो है, फर्स्ट वर्जन ऑफ UDC वाज बेस्ड ऑन विच वर्जन ऑफ DDC, तो 5th वर्जन ऑफ DDC। समझ गया। देखो, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC पब्लिश्ड इन 1905 वाज बेस्ड ऑन द 5th एडिशन ऑफ द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड इन 1894। समझ गया। तो ये 1894, तो ऐसे भी ये 1894 वाला वर्जन था, ये 5th वर्जन था। देखो, ये मैं जो आपको याद करा रहा था बार बार 1895 से 1905, मैं इसलिए रिवाइज करा रहा था कि इसको आप ये जान सकते हो कि 1895 में जब कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब 1894 में जो लास्ट वाला पब्लिकेशन आया होगा 5th एडिशन, है ना। 5th एडिशन किसका, तो DDC का, तो उसी को ये लोग फॉलो करके आगे बढ़ा होगा। समझ गए यहाँ तक। देखो, आप विजुअलाइज करके पढ़ोगे तो इसको mnemonics भी कहते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और अच्छे से याद रहेगा। समझ गए। तो पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लाफोंटेन एडेप्टेड DDC डेसिमल स्ट्रक्चर, एक्सपैंडिंग इट विथ मिक्स नोटेशन। समझ गए, लेटर्स, सिंबल्स और ये सब, टू क्रिएट अ मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम फॉर यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। समझ गए। अब इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट एडिशन ऑफ UDC वाज पब्लिश, तो अभी मैंने बताया था किस लैंग्वेज में हुआ था, तो फ्रेंच में, फ्रेंच में हुआ था। अभी मैंने उसका बुक का नाम भी बताया था, है ना, वो आप देख लेना। देखो, तो फ्रेंच हो गया। देखो, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड इन 1895 से 1905 वाज रिटन इन फ्रेंच, रिफ्लेक्टिंग इट्स लिटिल इट्स टाइटल। समझ गए। ये टाइटल था मैनुएल डे रिपर्टोयर बिब्लियोग्राफी के यूनिवर्सल। समझ गया। तो ये फ्रेंच में लिखा गया था इससे, और यही जो है इंग्लिश में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बना। तो डेवलप्ड बाय पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लाफोंटेन इन बेल्जियम। कहाँ पे इन्होंने डेवलप किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बेल्जियम में इन्होंने ये डेवलप किया था। लैंग्वेज कौन था, तो फ्रेंच, वेयर फ्रेंच वाज अ प्राइमरी लैंग्वेज। समझ गए। UDC एम टू क्रिएट ए यूनिवर्सल सिस्टम फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। द चॉइस ऑफ फ्रेंच अलाइंड विथ इट्स इंटेंडेड इंटरनेशनल ऑडियंस, particularly in Europe, and its use facilitated collaboration with the International Institute of Bibliography. समझ गया। With which title the first edition of UDC was published. तो ये फिर से देख लो, मैनुअल डे रिपोर्टोयर बिब्लियोग्राफी के यूनिवर्सल, ये इम्पोर्टेंट है UDC का। देखो, फिर से पढ़ ही लो, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा याद रहेगा। फर्स्ट एडिशन ऑफ UDC वाज पब्लिश्ड इन 1905, ये टाइटल हो गया। पॉल ऑटलेट, हेनरी लाफोंटेन, फ्रेंच में पब्लिश हुआ था, और कहाँ पे पब्लिश हुआ था, तो बेल्जियम में। Organized knowledge system. This title emphasizes connection to the International Institute of Bibliography's mission. समझ गए। Later editions adopted names like, later editions का क्या नाम पड़ा, तो क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल, डेसिमल क्लासिफिकेशन जो हो गया। बट द ओरिजिनल 1905 पब्लिकेशन टाइटल अंडरस्कोर द फाउंडेशन। समझ गए। इसी का नाम जो है बाद में ये भी पड़ा था, तो ये भी आप याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो, ये देखो, आपको सुन के ही दोनों फ्रेंच नाम लगेगा, है ना, तो इससे भी बहुत चीज़ आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। अब देखो, लेटेस्ट वर्जन ऑफ UDC नोन एज, तो इसको MRF कहते हैं, है ना, मास्टर रेफरेंस फाइल। देखो, the latest version of universal decimal classification is known as the master reference file, MRF. The MRF is a comprehensive digital database
मेंटेन्ड बाय द यूडीसीज कंसोर्शियम, समझ गए, कंटेनिंग ऑल यूडीसी शेड्यूल्स, अपडेट्स एंड रिविजन्स। वही है, कम्प्रिहेंसिव डिजिटल डेटाबेस बना दिया गया है, उसके सारे शेड्यूल्स, अपडेट्स, रिविजन्स मतलब समझ रहे हो ना कि जो जो चेंजेस किया गया है सबको। इट सर्व्स एज द ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ UDC's classification, enabling libraries and institutions to access and apply the system electronically. Unlike earlier print editions, the MRF reflects UDC's transition to a dynamic digital format supporting ongoing updates and ensuring relevance for modern information system। समझ गए। अब देखो, हु इज करेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द UDC, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका तो अभी मैंने बताया था क्या, देखो इसका फुल फॉर्म ही आपको पता होगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC, तो इसको UDC कंसोर्शियम मेंटेन करता है। द UDC कंसोर्शियम एस्टैब्लिश्ड इन 1991 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। समझ गया। तो ये कहाँ पे है, तो हेग, किसका कैपिटल है, नीदरलैंड का। द कंसोर्शियम ओवरसीज द मास्टर रेफरेंस फाइल, जो मैंने बताया, पब्लिशेज रिविजन्स एंड इंश्योर्स UDC रेलेवेंस फॉर मॉडर्न लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अनलाइक OCLC विच मैनेजेस DDC, तो ये भी याद कर लो, DDC को जो है कौन मैनेज करता है, OCLC। वैसे ही UDC जो हो गया यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसको कौन मैनेज करता है, तो UDC कंसोर्शियम। कंसोर्शियम पता है क्या होता है, कि ग्रुप जो होता है ना उसको कंसोर्शियम कहते हैं, ये बस याद कर लो। ये पब्लिश करता है MRF, मास्टर रेफरेंस फाइल। देखो समझ गए। अब देखो, मैच UDC पब्लिकेशंस, UDC पब्लिकेशन टाइटल लिस्ट। हाँ कोई नहीं, ये मेरे को लगता है इसमें थोड़ा मिसिंग है कि यही है अच्छा, UDC पब्लिकेशन टाइटल सही है ना, तो फर्स्ट पब्लिकेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पब्लिकेशन है ये, समझ गए। तो ये जो है पब्लिकेशन टाइटल, देखो फर्स्ट वाला जो हुआ, फर्स्ट वाला मैंने बताया था कब आया था, 1905 में। शुरू कब हुआ था बनना, तो 1895 में, है ना, ये आपको याद हो गया। अब देखो, तो फर्स्ट जो पब्लिकेशन हुआ था ये आपको याद होगा, जो था मैनुअल डू रिपोर्टवे बिब्लियोग्राफी के यूनिवर्सल, है ना। सेकेंड जो था ये भी मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल, तो ये जो है सेकेंड हो गया। थर्ड जो है तो डेसिमल क्लासिफिकेशन है, जर्मन ट्रांसलेशन यूज फॉर यूरोपियन डिसिमिनेशन, तो ये थर्ड हो गया। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है फाइनली जो है ये फोर्थ हो गया। हाउ मेनी एडिशंस ऑफ UDC हैज़ बीन पब्लिश सो फार, तो 7 एडिशंस पब्लिश हुए हैं, तो 4 कंप्लीट हुए हैं, 3 जो है एब्रीज्ड पब्लिकेशंस है, तो ये 7। देखो एक्सप्लेनेशन, तो द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हैज़ पब्लिश 7 एडिशंस कंप्राइजिंग 4 कंप्लीट एडिशंस एंड 3 एब्रीज्ड एडिशंस। समझ गए, याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। The full editions starting in 1905 provide comprehensive schedules for detailed classification, while abridged editions offer simplified versions for smaller libraries or specific needs। समझ गया। तो ये complete वाला जो है तो ये detailed classification है, समझ गया। तो ये ऐसा 4 था, और abridged वाला क्या हुआ कि उसका simplified version small है, किसके लिए, तो ये स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए, जैसे स्कूल लाइब्रेरी हो गया, ये सब के लिए। समझ गए। दिस स्ट्रक्चर अलाउज UDC टू केटर टू डाइवर्स नीड। समझ गए कि अगर कोई स्कूल है छोटा सा, या कोई जैसे पब्लिक लाइब्रेरी छोटा सा है किसी गांव के लिए, शहर के लिए, तो उसके लिए इतना ज़्यादा जो है क्लासिफिकेशन, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन से भी काम चल सकता है छोटे स्कूल्स में।
समझ गए, क्योंकि जितना डिटेल और जितना वास्ट और मतलब सब क्लासिफिकेशन करते हुए आप करोगे उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, उतना ही ज़्यादा आपको स्टाफ चाहिए। तो इसलिए जो है ये लोग अलग अलग डाइवर्स नीड्स के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन टाइप बनाए हैं। तो उसमें से वही हो गया 4 कंप्लीट है और 3 जो है से स्मॉलर वाला है। देखो, फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू जनरल लाइब्रेरी, समझ गया। द 7 एडिशन काउंट रिफ्लेक्ट्स यूडीसी ऑनगोइंग डेवलपमेंट मैनेज बाय द यूडीसी कंसोर्शियम, समझ गया। अब देखो क्वेश्चन 590, हाउ मेनी फुल एडिशंस ऑफ यूडीसी हैव बीन पब्लिश सो फार। फुल एडिशन कितना हो गया, तो 4, समझ गया। अब देखो, हाउ मेनी एवरेज एडिशंस ऑफ यूडीसी हैज बीन पब्लिश सो फार, तो 3, समझ गया। एवरेज भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फुल भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया। देखो फिर से बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हैज़ पब्लिश 3 एब्रीज्ड वर्जन्स। एब्रीज्ड एडिशंस आर कंडेंस्ड वर्जन्स ऑफ द फुल यूडीसी शेड्यूल डिजाइंड फॉर स्मॉलर लाइब्रेरीज और एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग लेस डिटेल्ड क्लासिफिकेशन सच एज जनरल कलेक्शंस। These editions retain UDC core structure but reduce the complexity, जो मैं बता रहा था कि उतना complex नहीं बनाया जाता है। of its mixed notations and auxiliary tables. The 3 abridged versions complement the 4 full editions, providing flexibility for diverse library needs. समझ गए, कौन मैनेज करता है दोनों को, तो यूडीसी कंसोर्शियम। यूडीसी क्या है, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, समझ गया। और कौन बनाया, तो पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन। कब, तो 1905 में। शुरू कब हुआ था इसको बनाने के लिए कोलैबोरेशन, तो 1895 में, समझ गया। अब देखो, विच वर्जन ऑफ सीसी क्या है, तो ये है आपका कोलोन क्लासिफिकेशन। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो डॉक्टर हमारे जो हैं SR रंगनाथन। तो ये किस मतलब कैसा क्लासिफिकेशन का है, तो ये फेसेटेड मतलब क्या होता है, देखो 2 तरह का जो होता है, इनंडेटेड और फेसेटेड। तो इसमें जो है फिक्स नहीं होता है, इसमें और ज़्यादा सब्जेक्ट्स को डाइवर्सिफाइड रूप में क्लासीफाई किया जा सकता है। देखो, तो विच वर्जन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन यूज डिफरेंट सिंबल्स टू लिंक ऑल फंडामेंटल कैटेगरीज, समझ गए। सारे फंडामेंटल कैटेगरीज को जो है लिंक करने के लिए जो है अलग अलग सिंबल्स यूज किए गए थे। तो किस वर्जन से सिंबल शुरू हुआ था, तो ये 4th वर्जन से हुआ था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस याद कर लो। और ये जो 4th एडिशन जो है पब्लिश जो हुआ था, 4th एडिशन ये आपका 1952 में पब्लिश हुआ था, देश के आज़ादी के बाद। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द 4th एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड इन 1952 इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ डिफरेंट सिंबल्स टू लिंक द 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। पर्सनैलिटी, देखो ये भी अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो। पर्सनैलिटी, हाँ, तो ये डिफरेंट सिंबल्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया कोलोन क्लासिफिकेशन में अलग अलग मतलब ये चीज़ के लिए, तो वो पर्सनैलिटी के लिए कॉमा, मैटर के लिए सेमी कोलोन टाइप, एनर्जी के लिए कोलोन, स्पेस के लिए फुल स्टॉप और टाइम के लिए आपका ये जो एपोस्ट्रॉफी जो दिया जाता है। फिर से याद कर लो, पर्सनैलिटी किसी चीज़ के लिए है, मतलब पर्सनैलिटी समझ रहे हो ना, हस्तियाँ, तो उसके लिए हस्ती के लिए जो है आपका कॉमा यूज किया जाएगा। फिर मैटर है, मैटर के लिए सेमी कोलोन, एनर्जी के लिए जो है तो कोलोन, और स्पेस के लिए तो याद कर लो फुल स्टॉप, और टाइम के लिए तो आपका एपोस्ट्रॉफी, समझ गए। तो दीज कनेक्टिंग सिंबल्स, ये मैं देखा हूँ बहुत एग्जाम में आए हुए, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। दीज कनेक्टिंग सिंबल्स इनेबल द फेसेटेड स्ट्रक्चर, जो मैं अभी बात कर रहा था फेसेटेड का, वो फेसेटेड स्ट्रक्चर ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन अलाउिंग प्रिसाइज कम्बिनेशन ऑफ फेसेट्स टू फॉर्म क्लास नंबर, समझ गए। अर्लियर एडिशंस लाइक द फर्स्ट
1933 and the second 1939 use simpler notations primarily the colon। तो पहले जो है केवल सिंपल नोटेशंस यूज होता था और फोर्थ एडिशन से जो है 5 अलग अलग का तरह का सिंबल यूज होने लगा टू लिंक द 5 फंडामेंटल कैटेगरीज के लिए। समझ गए? फिर से देख लो, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ठीक है जी। The fourth edition's adoption of distinct symbols for each category, making a significant advancements in colon classification, analytical, synthetic approach, enhancing its ability to classify complex subjects systematically। समझ गए? देखो, which version of CC first used PMEST? PMEST हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो क्या क्या था? पी से आपका पर्सनैलिटी था, पर्सनैलिटी के लिए क्या यूज किए थे? तो कॉमा। एम से आपका क्या था? आपका मैटर, मैटर के लिए क्या यूज हुआ था? सेमी कॉलोन। उसके बाद ई से एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या यूज हुआ था? तो कोलोन। फिर एस से आपका क्या था? स्पेस, स्पेस के लिए यूज हुआ था फुल स्टॉप। और टी से क्या था? तो आपका टाइम, टाइम के लिए यूज हुआ था एपोस्ट्रॉफी। समझ गया? तो विच वर्जन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन फर्स्ट यूज? PMEST फ्रॉम द फोर्थ एडिशन से यूज हुआ था। देखो, मैं चाहूँ तो एकदम तुरंत क्वेश्चन को भगा के एक क्वेश्चन 30 सेकेंड में करके मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दे सकता हूँ। सिलेबस कंप्लीट किया मतलब मैं पूरा जो है बहुत क्वेश्चन दिखा दूंगा कि एक क्लास में मैं जो है 100 क्वेश्चन करा दिया, 200 क्वेश्चन करा दिया, 500 क्वेश्चन करा दिया। लेकिन उसका क्या फ़ायदा? आपका फ़ायदा तभी है जब आप उसको डीपली समझ के ऐसे याद करें कि वो एग्ज़ाम में भी काम आ सके और आपका नॉलेज बढ़े। नहीं तो याद करके तो कितने दिन आप चला सकते हो काम? वैसे कंपटीशन नहीं निकलता है। जितना कॉम्प्लेक्स अब धीरे धीरे पेपर्स होते जा रहे हैं और जितना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो इट्स नेसेसरी कि आप अच्छे से देखो। तो इसलिए मैं फोकस करके पढ़ा रहा हूँ। देखो, द फोर्थ एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन, द फोर्थ वही कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड इन कब? तो 1952। फर्स्ट यूज द PMEST फ्रेमवर्क स्टैंडिंग फॉर पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। दिस सीक्वेंस ऑफ फंडामेंटल कैटेगरीज proposed by S.R. Ranganathan provided a theoretical basis for colon classifications, faceted classification। समझ गया? PMEST allowed for the systematic analysis of subjects into facets, each represented by a specific connecting symbols, example comma for personality, colon for energy। ये सब मैंने बता दिया अभी। The fourth edition introductions of PMEST formalized colon classification, analytical synthetic approach। समझ गए? ये भी टर्म याद कर लो, analytical synthetic approach distinguished it from earlier editions and enabling precise classification of complex subjects। समझ गए? अब देखो, principles of facet sequence have been proposed by Ranganathan। तो वाल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, काउ काफ प्रिंसिपल, तो ये ऑल द अबव। तो ये सारा जो है ये S.R. रंगनाथन का ही है। प्रिंसिपल्स ऑफ फेसेट सीक्वेंस, समझ गया? इम्पॉर्टेंट है। देखो, तो इसमें सीक्वेंस जो है ना, जैसे फेसेट्स मैंने बताया था ऊपर भी, तो उसको सीक्वेंस जो कहते हैं वो कैसे आप यूज करोगे, है ना? जो जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन में ये सारा किसका है? ये सब कोलोन क्लासिफिकेशन का है। तो देखो, अब S.R. रंगनाथन propose several principles for determining the sequence of facets in the colon classification, including the wall picture principle, whole organ principle and cow calf principle। समझ गए? ये याद कर लो। वॉल पिक्चर तो आप ऐसे विजुअलाइज कर लो कि कोई जो है आप रूम में घुस रहे हो और उस पर देख रहे हो कि सामने जो है दीवार पे एक मतलब पिक्चर टंगी हुई है। ऐसे आप विजुअलाइज करो, मैं कराते जाता हूँ, आपको तीनों याद हो जाएगा। तो आप किसी रूम में घुस रहे हो, आंखें बंद करके सोचो, और आप देख रहे हो कि उस पर वॉल पे जो है
मतलब आपके दीवार पे एक पिक्चर टंगी हुई है। तो इससे आपको याद हो गया कि वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। और उसके बगल में आप देख रहे हो कि कोई आदमी सोफे पे बैठा हुआ है और उसका पूरा का पूरा होल ऑर्गन्स जो है ना आपको विजिबल है, क्योंकि उसका मर्डर करके कोई पेट चीर दिया है, पेट को फाड़ के ऑर्गन्स बाहर निकाल दिया है। समझ गए? तो पहले घुसे तो आपकी नज़र सबसे पहले की पड़ी कि आपका वॉल पे जैसे पिक्चर है तो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल आपको याद हो जाएगा। फिर सेकेंड आपको पड़ा कि जैसे सोफ़ा पे जैसे देखें आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं सोफ़े पे तो यार पूरा ऑर्गन्स पड़ा हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा होल ऑर्गन प्रिंसिपल। और उसके बाद देख रहे हैं कि ऑर्गन पड़ा हुआ है और उसी के बगल में जो है आपका एक जो है गाय जो है अपने बछड़े को दूध पिला रही है। ठीक है, तो आपको फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर आप नींद से उठ जाते हो है ना। तो आप देखो ये चीज़ आपको अब दिमाग में पूरा बैठ गया होगा कि आप किसी रूम में मतलब घुसे सपने में और उसके बाद देख रहे हैं कि वॉल पे एक पिक्चर टंगा हुआ है, फिर बगल में देख रहे हैं कि भाई साहब एक मतलब सोफे पे एक आदमी का पेट चीर के पूरा बाहर किया हुआ है, फिर देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है कि कोई गाय जो है अपने बछड़े को दूध पिला रही है। तो ये तीनों अब आपको विजुअलाइज हो गया, तो ये आपको सीधे याद हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ जो फेसेट्स सीक्वेंस जो है कौन कौन हो गया, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल और काउ का प्रिंसिपल। समझ गए? द वॉल पिक्चर प्रिंसिपल सजेस्ट अरेंजिंग फेसेट्स सो डेट द कंटेक्स्ट जो हुआ वॉल प्रीसीड्स द मेन सब्जेक्ट। समझ गए कि मेन सब्जेक्ट जो है ना उससे पहले जो है आपका कंटेक्स्ट आना चाहिए कि ये किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो वैसे ही होल ऑर्गन प्रिंसिपल, देखो आप बेसिक सब चीज़ याद कर लो, उतना आपको डीपली एग्जाम में भी नहीं पूछेगा कि वॉल जैसे जैसे वॉल जैसे पिक्चर प्रिंसिपल क्या है, होल ऑर्गन प्रिंसिपल क्या है, काउ का प्रिंसिपल, इतना बस नाम जान लो, इससे ज़्यादा आपको किसी भी एग्ज़ाम में अभी नहीं पूछा जाएगा। मैं खुद एक्सट्रीमली डिटेल में सोचता हूँ कि बता दूँ कि विजुअलाइज करके दिमाग में आपके रहे। अब देखो होल ऑर्गन प्रिंसिपल क्या है, प्रायोरिटाइज द ब्रोडर सिस्टम और ऑर्गन बिफोर इट्स पार्ट्स। समझ गए? ब्रोडर सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ब्रोडर सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स पहले होना चाहिए पार्ट्स के कंपेयर। अब काउ का प्रिंसिपल इंस्यूज रिलेटेड एंटिटीज आर ग्रुप टुगेदर, लाइक काउ है ना काफ, और रिलेटेड एंटिटीज जो हुआ किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो एक साथ उसको ग्रुप कर दिया जाए। तो देखो बस इतना ही आप याद कर लो। मैं आगे अगर टाइम होगा तो जो है वैसे भी मैं सिलेबस पूरा डिस्कस करूँगा, जब BLIS का MLIS का ये सारे थियरी जो हैं अच्छे से डिटेल में, तो वो सब में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ये सब चीज़। तो आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें कि आपको जो है ये सब मैं अपलोड करूँ तो पता चल जाए। देखो दीज प्रिंसिपल्स आउटलाइंड इन रंगनाथन प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये SR रंगनाथन द्वारा लिखा गया है। गाइड द लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ फेसेट्स इंश्योरिंग ए हेल्पफुल सीक्वेंस इन कोलोन क्लासिफिकेशन मेकिंग ऑल ऑफ द अबव करेक्ट जो है। समझ गए? अब देखो फ्रॉम विच एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन फेज रिलेशन स्टार्टेड, तो ये 4th एडिशन इसमें भी होगा। 4th एडिशन इंपॉर्टेंट है, बस ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कोलोन क्लासिफिकेशन पे तो अब इतना लंबा लेक्चर दे दिया आपको, अब तो वो ये तो सब तो याद ही हो गया होगा। SR रंगनाथन का है, फिर 4th एडिशन जो है कब आया था, तो 1952 में आया था ये सब चीज़। ठीक है जी, तो ये 4th एडिशन में। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। The 4th edition of the Coulomb classification published in 1952 introduced the concept of phase relation। समझ गए? ये important है। phase relation, phase relation describe relationship between subjects or facets such as bias, comparison or influence using specific connecting symbols। connecting symbols जैसे मैंने बताया था ना कि कॉमा हुआ करता था, सेमी कोलोन, कोलोन, फिर फुल स्टॉप और जो है आपका एक एपोस्ट्रॉफी। समझ गया? तो वही है जो
जैसे इसी ये सब मतलब क्या बताएगा, तो आपको रिलेशन ही तो बताएगा और अच्छे डिटेल में, तो उसी की बात हो रही है, बस समझ जाओ। दिस इनोवेशन डेवलप्ड बाय एस.आर. रंगनाथन इनहांस कोलोन क्लासिफिकेशंस एबिलिटी टू क्लासिफाई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स बाय एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंटिंग इंटर रिलेशनशिप्स, अ की फंक्शन ऑफ इट्स एनालिटिकल सिंथेटिक। ये भी आप याद कर लो, ये वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोलोन क्लासिफिकेशन में यूज होता है कि फीचर ऑफ एनालिटिकल सिंथेटिक डिजाइन है कोलोन क्लासिफिकेशन का, समझ गए। अब देखो, अर्लियर एडिशन फोकस्ड ऑन बेसिक फेसेट स्ट्रक्चर, समझ गए, बेसिक स्ट्रक्चर पे होता था, जबकि उसके बाद जो है और ज़्यादा डीपली सब क्लासिफिकेशन में हम लोग घुसते गए। वाइल द फोर्थ एडिशन फेज relations allowed for more nuanced classifications, reflecting Ranganathan's evolving theory of classification and its application in handling multifaceted knowledge। समझ गए। अब देखो, इन द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन, सिक्स्थ एडिशन कब आया था, तो 1960 में। फोर्थ एडिशन कब आया था, तो 1952 में। ये फोर्थ एडिशन था, ये सिक्स्थ एडिशन था। तो समझ गया, सिक्स्थ एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी फेज रिलेशंस वे डिस्क्राइब्ड। देखो तो 7, समझ गए। ऐसे भी याद कर सकते हो, 4 तक जो था तो 5, तो 6 वाले में 7। इन द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड इन 1960, जो मैंने बताया, 7 फेज रिलेशंस वे डिस्क्राइब्ड। दीज रिलेशंस सच एज बायस, comparison, influence and others allowed S.R. Ranganathan to represent to complex subjects by linking multiple subjects और isolates। समझ गए, मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हुए या फिर कुछ सब्जेक्ट जो आइसोलेटेड रह जाते हैं उनको भी कैसे कनेक्ट किया जाए, तो वो सब में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ईच फेज रिलेशन वाज असाइंड स्पेसिफिक नोटेशंस टू डिनोट रिलेशनशिप एनहांसिंग कोलोन क्लासिफिकेशन एनालिटिकल सिंथेटिक फ्रेम। देखो, अगर सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो जो क्लासिफिकेशन आपको पता ही है कि कोई इतने सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रोनॉमी से लेके जब मरीन बायोलॉजी से लेके कितने सारे हमारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं और कितना डिवीजन हो चुका है। जैसे मैथमेटिक्स में ही देखोगे तो ट्रिगोनोमेट्री, एल्जेब्रा, कैलकुलस, फिर मतलब बहुत चीज़ें हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स में भी। तो ये सब जो चीज़ है तो इतना तो पहले नहीं हुआ करता था, है ना। जैसे पहले तो सिंपल आपका जो है 3-4 सब्जेक्ट्स होता था, जैसे मैथ्स हो गया तो जो नॉर्मल जितना भी इस टाइप का मैथ्स हुआ उतना मैथ्स हो गया, तो उसका सिंपल पहले जो क्लासीफाई कर दिया गया था। लेकिन जैसे 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 सब्जेक्ट सब डिवाइडेड होते गए वैसे वैसे जो है हमें कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन का रिक्वायरमेंट्स होने लगा। तो वही कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन में आप देखोगे ना कि ये सब जो है कोलोन क्लासिफिकेशन में भी आप देख रहे हो कि जैसे फेसेट्स हो गया, तो अब उसमें भी जो है आपस में सब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन किया जाए, लिंक किया जाए, तो ये सब जो है आपका सो उसी के बारे में बात हो रही है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 597 है, हाउ मेनी फेज रिलेशन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द 7th एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। 7th एडिशन में जो है आपका 10, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या मैंने बताया था, जैसे 4th एडिशन में 5 और फिर 6th वाले में 7, तो वैसे ही याद कर लो 7th एडिशन वाले में जो है 10। समझ गया, ये तो ऐसे भी याद कर सकते हो, 10 नंबर सुनने में भी इजी लगता है। देखो, द 7th एडिशन ऑफ द सॉरी 2 बार हो गया। 7th edition of Colon classification, published in 1987, describes 10 phase relation. Building on the 7 phase relations of the 6th edition, this edition, prepared by editors like A.P. Neil Megan, expanded 3 types of relations between subjects or isolates, such as bias, as comparison, influence, and others. These 10 phase relations, each denoted by specific notations, enhanced colon classification's ability to classify complex and interdisciplinary subjects with greater precision. तो समझ गया कि इसमें आप देखें जैसे 5 फेज रिलेशन से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, तो ये भी आप जो मैं उस समय जो एक्सप्लेन कर रहा था कि फेसेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है,
तो ये देख रहे हो रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है ये बढ़ते जा रहा है फेज रिलेशंस। तो ये आपका फेसेटेड स्ट्रक्चर में आता है ये सब। अब देखो द इंक्रीज टू 10 रिलेशंस रिफ्लेक्ट कोलोन क्लासिफिकेशंस एवोल्यूशन टवार्ड्स अ फुल्ली फ्रीली फेसेटेड सिस्टम। समझ गए, कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो विच ऑफ दीज कनेक्टिंग सिंबल्स इज नॉट यूज्ड इन कोलोन क्लासिफिकेशन। तो देखो ये मैंने बताया था कि कोलोन यूज होता है ना, फिर कॉमा भी यूज होता है, पॉइंट भी यूज होता है, एरो तो ऐसा नहीं बताया था मैंने, है ना, तो ये एरो हो जाएगा, वो नहीं यूज होता है। अब ऐसे देखो, हाँ तो देखो कोलोन क्लासिफिकेशन वैसे जो था ये मतलब कोलोन जो था किस चीज़ के लिए यूज होता था, तो आपका याद होगा एनर्जी के लिए यूज होता था, है ना। फिर जैसे कॉमा जो हो गया किस चीज़ के लिए यूज होता था, तो ये मैटर के लिए यूज होता था। पॉइंट जो है ये स्पेस के लिए यूज होता था। समझ गए, याद हो गया। वैसे ही पर्सनैलिटी के लिए भी होता था, याद होगा आपको। फिर एक होता था आपका एपोस्ट्रॉफी। समझ गए। इन द कोलोन क्लासिफिकेशन कनेक्टिंग सिंबल्स लाइक द colon, comma, semicolon and point are used to separate facets. समझ गए, corresponding to energy, personality, matter and space. These symbols are integral to colon classification's faceted structure, enabling the combination of facets to form subclass. जैसे form class number। समझ गए। The arrow is however नहीं यूज होता है। समझ गए जी। अब देखो 599 देखो, The classification research group CRG has been established at which, तो ये लंदन यूके में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG कहते हैं, been established in लंदन, तो यूके में। देखो द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की और अच्छा क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए इस पे ये लोग रिसर्च करता है। तो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952 इन लंदन यूके, कंप्राइजिंग स्कॉलर्स जो है कौन कौन इसमें थे, जैसे DJ फॉस्केट एंड BC विक्री। द CRG, ये दोनों आप अगर याद कर सकते हो तो याद कर जाओ, और ये भी याद रखना 1952 में ये इस्टेब्लिश किया गया था लंदन में। Focused on advancing the theory and practice of classification, particularly in librarian information science. In London, based facilitated collaboration with British institutions and international organizations like FID. FID क्या है, तो documentation का जो है। The CRG's work emphasize faceted classification, जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि फेसेटेड क्या है, एंड इन्फ्लुएंस मॉडर्न सिस्टम्स लाइक प्रेसिस। समझ गए, एंड अदर इंडेक्सिंग टूल्स। अब देखो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डेरेक ऑस्टिन जो है वो इसके वो बनाए थे 1952 में। डेरेक ऑस्टिन, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्लासिफाइड रिसर्च ग्रुप CRG, C के बाद वाला D से स्टार्ट होता है इनका, डेरेक ऑस्टिन। समझ गए। देखो द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG was founded in 1952 by Derek Austin and others along with other British information scientists। कहाँ पे, तो ये लंदन में। समझ गए, इंक्लूडिंग सच एज BC विक्री एंड DJ फॉस्केट। समझ गए। Austin played a pivotal role in the CRG's establishment, focusing on faceted classification and indexing systems like PRECIS। PRECIS क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ये है इंडेक्सिंग सिस्टम। इंडेक्सिंग सिस्टम समझ गए, जो इंडेक्स बनता है ना किसी चीज़ का कि ईजिली आप सर्च कर सके, उसके वो PRECIS उस चीज़ से रिलेटेड है। समझ गया। देखो इन विच क्लासिफिकेशन ईयर रिसर्च द ग्रुप वाज क्लासिफिकेशन, अरे ये CRG का है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, इसको CRG मान लो। क्लासिफिकेशन रिसर्च
ग्रुप कौन से ईयर में हुआ था, तो मैंने अभी बताया 1952 में। कहाँ पे, तो यूके लंदन में। कौन इस्टेब्लिश किया था, तो डेरेक ऑस्टिन। और क्या किसका किसका नाम है, तो बीएफ विकरी और जो एक और अभी नाम था बी से था, देखो विकरी और हो गया डीजे फॉस्केट। हाँ, और डीजे फॉस्केट, समझ गया। देखो देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देख लो फिर से। देखो तो ये 3-4 क्वेश्चन में आपके दिमाग में तो अब आ गया होगा। डेरेक ऑस्टिन क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप बनाए थे लंदन में, जो है यूके में 1952 में। और उसके जो है इम्पोर्टेंट लोग हैं बीएफ विकरी और जो है डीजे फॉस्केट। और किस लिए ये बना था, तो फेसेटेड क्लासिफिकेशन है उसको और ज़्यादा एडवांस करने के लिए। तो देखो द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952 इन लंदन यूके, फाउंडेड बाय इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट लाइक डेरेक ऑस्टिन एंड बीएफ विकरी एंड सीआरजी। हाँ, द सीआरजी एम टू एडवांस द थियरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एंड एस्पेक्ट थियरेटिकल, यार ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एंड क्लासिफिकेशन इंडेक्सिंग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये प्रेसिस जो होता है PRECIS, जो इंडेक्सिंग से रिलेटेड है, ये भी यह जो है उस पर भी काम चल रहा था। द पार्टिकुलरली 1952 एस्टैब्लिशमेंट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फोकसिंग क्लासिफिकेशन। समझ गया, यहाँ फेसेटेड क्लासिफिकेशन होगा, फेसेटेड। हाँ, समझ गए। देखो its work influence such a continues in areas developing like प्रेसिस। समझ गया। अब देखो CRG इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्लासिफिकेशन, समझ गए। द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG 1952 यूके लंदन रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन, समझ गए, ये तो आपको पता चल गया। द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज और सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में जो है ये मैंने बताया था आपको। डाइकोटोमी 2 पार्ट होता है, डेकाटोमी ये 2 पार्ट हुआ है, 10 पार्ट हुआ है इसमें, मतलब पॉलीनोमियल से या फिर जो पॉलीगॉन से मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें मेनी पार्ट्स। आप इसके स्टार्टिंग में आपको याद होगा अगर ये लेक्चर शुरू से देख रहे होगे तो देखो द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज और सब्जेक्ट कैन बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, डिकोटोमी, डेकाटोमी एंड पॉलीक्टोमी। डाइकोटोमी इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स। जैसे आप पढ़े होगे, जैसे आपका डायगोनल होता था, तो क्या होता है डायगोनल, ये 2 पॉइंट को मिलाया जाता है, 2 डाय मतलब 2 होता है। तो एग्जाम्पल साइंस वर्सेस नॉन साइंस, ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। डेकाटोमी हो गया, आपको डेकाटोमी डिवाइड्स इनटू 10 पार्ट्स। एज एग्जाम्पल DDC में जो 10 क्लास होता है, आपको याद होगा 000 से 100 ऐसे ऐसे करते थे 900 तक आता था, ये 10 क्लास होता था DDC में। वैसे ही चलो मैं याद ही करा देता हूँ, UDC में क्या होता था 000 से ऐसे होते होते 999 तक जाता था 10 पार्ट्स इसमें। तो ये जो है आपका जो है डेकाटोमी है, समझ गए। एंड पॉलीकोटोमी इनटू मल्टीपल पार्ट्स लाइक LCCs में कितना होता था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में 21 क्लासेज होता है। तो 21 क्लासेज आपको याद है, वैसे अगर नहीं याद है तो देखो मैं बता देता हूँ। इसमें A to Z जो होता है, जैसे 26 लेटर्स होते हैं, -5 में मतलब कौन कौन हो जाता है IOWXY, तो ये सब नहीं होता है, बाकी A to Z होता है। तो ये पॉलीकोटोमी जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के आधार पे। और CC फेसेटेड स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बहुत बताया पहले के स्टार्टिंग में। These methods, as outlined by philosophers like Immanuel Kant and classificationists like Ranganathan, describe how knowledge can be systematically segmented for classification purposes. समझ गया। अब देखो, in which year Dr. S.R. Ranganathan first presented his 4 methods of formation of subjects। तो 4 methods जो है फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है, देखो नए नए सब्जेक्ट्स जैसे बनाए जाते हैं, तो समझ रहे हो कि नया सब्जेक्ट जैसे मान लो कि मैथ्स हुआ, या मान लो जनरल साइंस है,
तो पहले के टाइम में जनरल साइंस ही होता रहा होगा। अब जनरल साइंस में आपको एक सब्जेक्ट एक टाइम बाद बन गया मैथमेटिक्स। जब इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया, लोगों को लगा कि इस जब मैथमेटिक्स अलग होना चाहिए, है ना, ये अलग ही डिजर्व करता है अपनी खुद की आइडेंटिटी। फिर कुछ टाइम बाद जो है जैसे इसमें से अलजेब्रा निकल गया, है ना, फिर वैसे जो है क्वांटम मैथमेटिक्स हो गया, फिर जैसे कैलकुलस हो गया। तो समझ रहे हो, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स। अब देखो जैसे कैलकुलस की बुक ही आती है अलग से, तो देख रहे हो कि ये अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स जो है निकलते गए मेन सब्जेक्ट से। जैसे तोड़ के निकाल सकते हो दो सब्जेक्ट, जैसे आप कर सकते हो, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस देख रहे हो इसमें दो सब्जेक्ट सुन के लग रहा है ना, इसमें पॉलिटिकल भी है और साइंस भी है, समझ गए, पॉलिटिकल और साइंस। तो ये सब टाइप से जो है मेथड्स ऑफ ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स है ना। तो ये 1950 में जो है हमारे एस.आर. रंगनाथन जी ने दिया था। तो ये 4 मेथड्स होता है, जैसे लूज असेंबलेज, लेमिनेशन, डिसेक्शन एंड डेन्यूडेशन। देखो अब देखो एक्सप्लेनेशन देखो। इन 1950 डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन फर्स्ट प्रेजेंटेड हिज 4 मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे लूज असेंबलेज, लैमिनेशन, डिसेक्शन एंड डेन्यूडेशन इन हिज वर्क ऑन क्लासिफिकेशन थियरी। समझ गया। देखो लूज असेंबलेज जो है कंबाइंस मल्टीपल सब्जेक्ट्स लूजली, समझ गए। लैमिनेशन ओवरलेज फेसेट्स, डिसेक्शन डिवाइड्स अ सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स, समझ गए। वैसे ही डेन्यूडेशन जो है एक्सपोजेज अंडरलाइंग कंसेप्ट। तो दीज मेथड्स आउटलाइंड इन वर्क्स लाइक प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये किसका लिखा हुआ है, तो एस.आर. रंगनाथन जी का लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। प्रोवाइडेड अ थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर एनालाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग सब्जेक्ट्स इन द फेसेटेड क्लासिफिकेशन। फेसेटेड क्लासिफिकेशन भी मैंने बताया है, तो वो कोलोन क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखो द 1950 इंट्रोडक्शन मार्क द की डेवलपमेंट इन रंगनाथन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट फॉर्मेशन इनेबलिंग कोलोन क्लासिफिकेशन टू हैंडल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स सिस्टमेटिकली। समझ गए। अब देखो 2 अदर, देखो मैं ये सब जो है और अच्छे अगर सब अभी बताने लगा तो इसमें कम से कम एक ही क्वेश्चन में 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो मैं ये आप बस जान लो कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसे 4 मेथड्स बताया गया था फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स का। नया जो सब्जेक्ट्स फॉर्म होता है, लूज असेंबलेज, लैमिनेशन, डिसेक्शन और डेन्यूडेशन। तो बेसिक तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, इसको डिटेल में जो है हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन 605 देखते हैं। तो 2 अदर मेथड, और ये कब हुआ था, तो 1950 में। और वो याद कर लेना, प्रोलेगोमेना ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो एस.आर. रंगनाथन का दिया हुआ है बुक। अब देखो 2 अदर मेथड्स ऑफ मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिस्टिलेशन एंड डिफ्यूजन, वे आर एडेड बाय रंगनाथन इन 1965। तो डिसेक्शन और डिफ्यूजन, सॉरी डिस्टिलेशन और डिफ्यूजन 2 ऐड कर दिया गया, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो जाएगा मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो ये 1965 में ऐड किया गया, और वो कब दिया गया था, तो 1950 में 4 मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। अब देखो इन 1965 एस.आर. रंगनाथन एडेड 2 एडिशनल मेथड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, तो डिस्टिलेशन एंड डिफ्यूजन, सॉरी डिस्टिलेशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन पता है आपको, जैसे फ्यूजन होता है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में जो होता है तो बड़ा मोलिक्यूल को तोड़ा जाता है, जैसे यूरेनियम 235, 238 ऐसे ऐसे करके आपको देखा होगा। जैसे चेन रिएक्शन छोड़ो उतना दूर नहीं जाते हैं, बस बड़ा मोलिक्यूल को छोटे मोलिक्यूल में तोड़ा जाता है। और फ्यूजन में क्या होता है कि छोटे मोलिक्यूल को फ्यूज करा के, मतलब फ्यूज जैसे समझ रहे हो ना, कि जैसे वेल्डिंग देखते होगे तो 2 अलग अलग चर है, उसको मान लो कि फ्यूज करके एक बना दिया गया। तो वैसे ही जो है छोटा छोटा जैसे हाइड्रोजन एटम को बना के एक मोलिक्यूल हेवियर बनता है, हीलियम। तो ये फ्यूजन होता है। तो वैसे ही तो ये डिस्टिलेशन एंड फ्यूजन में भी मैं जब आगे एक्सप्लेन करूँगा तो सब्जेक्ट्स जो है सो उसको एक बना दिया था, अलग अलग सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप समझ ही रहे होगे। तो टू हिज क्लासिफिकेशन थियरी एक्सपैंडिंग द ओरिजिनल 4 जो था लूज असेंबलेज, लैमिनेशन और डिसेक्शन,
अरे रे, ये थोड़ा तो और डेन्यूटेशन है, कुछ कुछ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग अ प्योर सब्जेक्ट फ्रॉम अ ब्रॉडर फील्ड। समझ गए? प्योर सब्जेक्ट फ्रॉम अ ब्रॉडर फील्ड। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था मैथमेटिक्स से, अब डिस्टिलेट क्या किए, अलजेब्रा या कैलकुलस। तो ये हो गया आपका किसका एग्जाम्पल, डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन का ऐसे आप याद कर सकते हो, चलो जब बता ही रहा हूँ तो, ये डिस्टिलेशन पता है ना आपको रियल में क्या होता है कि डिस्टिलेशन जैसे आप पानी गर्म करके भाप को ठंडा करके फिर से पानी बनाते हैं, तो वो आपका बड़ा सा, या फिर दारू का जो जैसे भट्टी वगैरह होता है तो उसमें भी वैसे ही होता है कि बूंद 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 से जो है आपका दारू बनता है, ठीक है। तो वो डिस्टिल किया गया मानो उसमें से, तो वो डिस्टिलेशन उसको कहते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। जब ब्रोडल में जैसे देखो मैनेजमेंट साइंस, साइंस के अंदर भी डिस्टिल करके मैनेजमेंट साइंस। वाइल फ्यूजन जो मैंने बताया था कंबाइंस टू और मोर सब्जेक्ट टू क्रिएट अ न्यू वन। एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री। समझ गए, इसमें बायो भी है केमिस्ट्री भी है। जैसे फॉरेस्ट बायोलॉजी, तो इसमें फॉरेस्ट्री भी है बायोलॉजी भी है। अब देखो दीज मेथड्स इंट्रोड्यूस इन लेटर एडिशंस ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन एंड रिलेटेड राइटिंग्स लाइक प्रोलेगोमेना enhanced colon classification's ability to classify interdisciplinary subjects. The 1965 edition reflects Ranganathan's ongoing refinement of his analytical synthetic approach, ensuring colon classification relevance for evolving knowledge structures. In which year was Ranganathan's modes of formation of subjects was recognized by A. नील मेघन विद सम मॉडिफिकेशन। तो ये 1973 में। देखो ये जो क्वेश्चन था, हाँ ये ईयर आप याद कर लेना कि 1950 में, हाँ चलो, और 1965 में 15 साल बाद, और 65 के बाद जो है इसमें कितना साल हो गया, 8 साल और। तो 1950 अगर याद कर सकते हो आप, 1950 में पहले याद कर लो 15 और 8, 2 वर्ड याद कर लो, तो 1965 हो जाएगा। जब इसमें फोर जब मोड्स हुआ करते सब्जेक्ट फॉर्मेशन का, इसमें जो है कितने हो गए, 2 और ऐड कर दिया गया डिस्टिलेशन और फ्यूजन, तो यहाँ 6 हो गया। तो ये 15 साल और फिर 8 साल, तो ये 1973 प्लस 8 ईयर। ऐसे विजुअलाइज करके याद करोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो देखो इन विच ईयर वाज रंगनाथन्स मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए नील मेघन विद सम मॉडिफिकेशन। तो 1973, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 1973 ए नील मेघन अ क्लोज एसोसिएट ऑफ एस आर रंगनाथन रीऑर्गनाइज द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट विद सम मॉडिफिकेशन। समझ गए, ओरिजिनली प्रोपोज्ड बाय रंगनाथन लूज, यही जो है समझ गए आप, distillation section fusion. These modes were refined to enhance clarity and applicability in colon classification. Neil Meghan's work, published in 1973, streamlined the framework, ensuring it remained relevant for modern classification needs. समझ गए? The English word lamination derived from which Latin word? तो lamination जो था ये आपका, ये वैसे यहाँ पे ऐसे तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है ना, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट एस आर रंगनाथन का जो दिया हुआ है 6 टाइप का, तो उसमें एक लैमिनेशन भी है, तो वो उस कंटेक्स्ट में है। तो ये किस लैटिन वर्ड से हुआ है, तो लैमिनी से, लैमिनी। देखो द इंग्लिश वर्ड लैमिनेशन यूज्ड इन क्लासिफिकेशन बाय रंगनाथन टू डिस्क्राइब अ मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैमिना। समझ गए, मीनिंग लेयर और थिन प्लेट। वाइल नन ऑफ द, हाँ तो ये ये क्वेश्चन जो है इसमें वैसे तो लैटिन वर्ड लैमिना है, लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए ऐसा आ गया। समझ गए, तो उसका लेयर मतलब होता है, समझ गया ना मीनिंग। अब देखो क्वेश्चन 608, मैच द लिस्ट ऑफ डीडीसी टेबल्स। देखो
ये रहने दो, मैं आपको अच्छे से कराऊंगा बाद में ये क्वेश्चन जब डीडीसी पर आऊँगा अच्छे से, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सिलियरीज हैज़ बीन यूज्ड इन यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में कितने टाइप का ऑक्सिलियरी यूज किया गया था? कॉमन और स्पेशल ऑक्सिलियरीज होता है इसमें, समझ गया? देखो, तो यूनिवर्सल, आप देखो कुछ क्वेश्चंस जो है आप सीधे याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर लेक्चर हमारा कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये मैराथन सीरीज ख़त्म होगा, उसके बाद मैं ये सारा चीज़ जो है, जैसे जो फेसेट्स है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या है, यूडीसी क्या है, ये सारा मैं डिटेल में जो है अलग से भी लेक्चर्स लाऊंगा, वो सब में मैं और अच्छे से बताऊंगा। तो अभी मैं जितना हो सकता है वो याद कराने का कोशिश करता हूँ, और जो है इसमें और भी कंटिन्यू करते रहते हैं कि ज़्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ना स्पेंड करते हैं। तो ये देख लो, तो यूडीसी में जो है सो कितने टाइप के ऑक्सिलियरीज यूज होते हैं, तो कॉमन और स्पेशल ऑक्सिलियरीज। देखो, द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूजेज टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलियरीज, कॉमन एंड स्पेशल ऑक्सिलियरीज। कॉमन ऑक्सिलियरीज सच एज दोज फॉर टाइम, प्लेस और फॉर्म, एग्जाम्पल 1 to 8 फॉर अप्लाई प्लेस अक्रॉस अप्लाई और यूनिवर्सली सब्जेक्ट्स। देखो ये, हाँ देखो, सब्जेक्ट्स वाला हो गया फॉर मटेरियल और स्पेसिफिक फील्ड्स आर टेलर्ड टू पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, मतलब समझ रहे हो ना कि इसमें ऑक्सिलियरीज जो है सो स्पेशल ऑक्सिलियरीज भी यूज होता है, कॉमन ऑक्सिलियरीज भी यूज होता है। कॉमन ऑक्सिलियरीज यूज मतलब क्या क्या हो गया, जैसे आपका 1 to 8 तक नंबर हो गया तो ये कॉमन मतलब ऑक्सिलियरीज में आ जाता है। इसी टाइप का जो है इसमें जितना जो है ऑक्सिलियरीज मतलब सिंबल्स के रूप में भी यूज होता है, जैसे हाइफन हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, तो इस टाइप का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे मैंने उसमें बताया था ना कोलोन क्लासिफिकेशन में, पेशा रंगनाथन का, कि उसमें जैसे 5 टाइप का होता था, डेसिमल होता था, जैसे एपोस्ट्रॉफी होता था, इस टाइप का। तो वैसे ही इसमें भी जो है अलग अलग टाइप के सिंबल्स वगैरह हैं, तो उनका अलग अलग तरह से यूज होता है, वही है बेसिकली इसमें ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सारा क्लासिफिकेशन डिटेल में तो पढ़ नहीं सकते हो आप, है ना। तो ये सब याद रखो कि इसमें कॉमन और स्पेशल ऑक्सिलियरीज होता है। अब देखो, इन विच ईयर डिड द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पब्लिकेशन स्टार्ट ऑफ पब्लिकेशन कंप्यूटर जनरेटेड इंडेक्स, यूडीसी में कब शुरू हुआ था? तो 1987 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, द पब्लिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर जनरेटेड इंडेक्स फॉर द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बिगेन इन 1987। समझ गए? कंप्यूटर जनरेटेड मतलब समझ रहे हो ना, 1987 तक आपका कंप्यूटर्स जो है तो फुल फॉर्म में आ चुका था, मानो कि उसमें स्क्रीन वगैरह सब चीज़ आ चुका था, उसमें आपका मतलब चिप वगैरह ये सब मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुका था वो, मानो तो उसी में जो है कंप्यूटर जनरेटेड इंडेक्स आपका बनाया गया, तो 1987 में। तो दिस डेवलपमेंट मार्क्ड सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन एफर्ट बाय यूडीसी कंसोर्शियम। यूडीसी मतलब कंसोर्शियम ही कंट्रोल करता है ये सबको, आपको पता होगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन को मॉडर्न टाइम्स में। तो वही जो है ये बहुत मॉडर्नाइजेशन एफर्ट यूज हुआ था, लेवरेजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू इन्हांस द accessibility and usability of UDC schedules। समझ गया? The computer generated index allowed for faster, more efficient searching and updating of classification, supported UDC transition to digital environment। समझ गए? इसमें वही है कि डिजिटाइज, अब हमें सुनने में सिंपल लगता है कि डिजिटल है, क्योंकि हमें सिंपली डिजिटल देखने का सब चीज़ आदत पड़ गया है। PDF हो गया, वर्ड हो गया, बड़े बड़े फाइल्स हो गए जिसमें लाखों स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, जैसे SSC का आप देखते रहोगे पहले PDF फाइल वगैरह में, तो समझ रहे हो ना। तो वैसे ही जो उस समय जो है कंप्यूटर जनरेटेड इंडेक्स जो है तो 1987 में UDC का शुरू हुआ था, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बढ़ रहा था तब। तो देखो, दिस इनोवेशन अलाइन विद द ब्रॉडर शिफ्ट टवर्ड्स ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम्स इंश्योरिंग यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन रिमेन रेलेवेंट फॉर सर्च एंड इंस्टीट्यूशंस। अब देखो, द कंसेप्ट ऑफ 5, देखो कंटिन्यू करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैज़ बीन यूज्ड इन, तो ये कोलोन क्लासिफिकेशन। देखो,
ये मैंने पहले भी बताया था PMEST क्या था। ये जैसे पर्सनालिटी के लिए ये सब याद है ना, यूज होता था। 5 फंडामेंटल्स जो है कैटेगरीज कोलोन क्लासिफिकेशन का। तो इसमें द कंसेप्ट ऑफ 5 फंडामेंटल कैटेगरीज जो है आपका पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, फिर हो गया स्पेस एंड टाइम। जैसे स्पेस के लिए क्या यूज होता था आपका, डॉट यूज होता था। पर्सनालिटी के लिए क्या यूज होता था, कॉमा यूज होता था। मैटर के लिए आपका जो है सेमी कोलोन यूज होता था। एनर्जी के लिए कोलोन यूज होता था। फिर स्पेस के लिए तो ये हो गया, और टी से आपका टाइम के लिए एपोस्ट्रॉफी जो होता है, समझ गया। तो वही द कंसेप्ट ऑफ 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, और ये कब दिया गया था, 1952। कैटेगरीज हो गया पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम was developed by S.R. Ranganathan in the colon classification introduced in the 4th edition 1952 में। PMEST provides a theoretical framework for analyzing subjects into facets which are combined using specific symbols, comma, colon। समझ गया। अब देखो, in which year was the second edition of colon classification published। तो सेकेंड एडिशन जो है 1939 में पब्लिश हुआ था, याद कर लो किसके द्वारा है, तो S.R. रंगनाथन द्वारा। द सेकेंड एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश इन 1939 फॉलोइंग फॉर S.R. रंगनाथन फर्स्ट एडिशन जो है 1933 में हुआ था। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट जो है सो 1933 में, सेकेंड जो है सो आपको 1939, 6 साल बाद। This edition refined the system's faceted structure, expanding it। देखो ये faceted structure वगैरह जो है मैंने पहले के क्वेश्चन में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन अंडरस्टूड है उसको मैं बहुत बार जो है ऐसे ही पढ़ के छोड़ देता हूँ, उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हमारे लेक्चर्स देख रहे होंगे सारे, तो आपको सारा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे कंसेप्ट जो है पहले के क्वेश्चंस एंड लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो एक्सपेंडिंग इज सीड्यूल्स एंड इम्प्रूविंग द नोटेशन। सीड्यूल्स मैंने एक्सप्लेन किया है, नोटेशन जो आप समझ गए ना, PMEST वाला, तो ये सब नोटेशन। द सेकेंड एडिशन बिल्ट अपॉन द फाउंडेशनल वर्क इंट्रोड्यूसिंग मोर द रोबस्ट यूज ऑफ फेसेट्स एंड लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर एडवांसमेंट लाइक PMEST। समझ गए। It marked a key step in colon classification's evolution, enhancing its ability to classify diverse subjects systematically। समझ गए आप। तो in which year was the 4th edition of colon classification? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 1952 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, है ना। तो इसमें PMEST फ्रेमवर्क जो है ऐड किया गया था। The 4th edition of the colon classification was published in 1952. This edition by S.R. Ranganathan introduced significant advancements including the PMEST framework। PMEST framework मैंने पहले भी बताया है, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। तो ये सबका अलग अलग जो सिंबल से डिनोट किया जाता है, जैसे पर्सनैलिटी का आपका कॉमा हो जाता है, मैटर का सेमी कोलोन हो जाता है, फिर आपका एनर्जी का कोलोन हो जाता है, स्पेस का फुल स्टॉप हो जाता है, और टाइम का जो है एपोस्ट्रॉफी हो जाता है। समझ गए। एंड डिस्टिंक्ट कनेक्टिंग सिम्बॉल्स फॉर ईच फंडामेंटल कैटेगरी, यही सिम्बॉल्स जो है। इट ऑल्सो फॉर्मलाइज फेज रिलेशन, समझ गए, इनहांसिंग कोलोन क्लासिफिकेशन एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। The 1952 edition marked a pivotal shift towards a more analytical synthetic approach। ये मैंने बताया है, कोलोन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ये वर्ड है, कभी भी पूछा जाता है तो कोलोन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, बस इतना ही याद रखो आप। डिस्टिंग्विशिंग कोलोन क्लासिफिकेशन एज अ फुल्ली फेसेटेड सिस्टम। फेसेटेड सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जिसमें सब डिविजन्स भी सब्जेक्ट्स वगैरह का होते जाता है, और इसमें आपका प्री डिफाइंड जो है ना क्लासिफिकेशन नहीं होता है, इसमें और भी ऐड किया जा सकता है। समझ गया। इन विच ईयर वाज द 7th एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश? तो 7th एडिशन 1987 में पब्लिश हुआ था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें वही है कि आपका फुली जो है इसमें 10 फेज रिलेशंस आपका हो गया था टोटल
10 फेज रिलेशन है ना, और सीडीयूस जो थे उसको भी अपडेट किया गया था, और वही जो है इसको और सिंप्लीफाई बनाया गया था रिफाइनिंग करके, मानो कि पहले के इससे। तो देखो वही पढ़ते हैं। तो द 7th एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड इन 1987 वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिटर्स इंक्लूडिंग ए नील मेगन, जो मैंने बताया है जैसे पिछले क्वेश्चंस में, एंड अदर्स आफ्टर एस आर रंगनाथन डेथ। तो 7th एडिशन जो है वो आपका एस आर रंगनाथन के डेथ के बाद आया था 1987 में। दिस एडिशन एक्सपैंडेड कोलोन क्लासिफिकेशन सिस्टम, फुल्ली रिफाइनिंग फेसेटेड सिस्टम, हाँ फुल्ली फेसेटेड स्ट्रक्चर हो गया, इंट्रोड्यूसिंग 10 फेज रिलेशंस हो गया था, और अपडेटेड शेड्यूल जो मैंने बताया। इट रिप्रेजेंटेड द कल्मिनेशन ऑफ रंगनाथन्स आइडियाज मेकिंग कोलोन क्लासिफिकेशन हाईली एडेप्टेबल क्लासिफिकेशन, जो है फुल्ली फेसेटेड क्लासिफिकेशन भी इसको कहते हैं, फेसेटेड है ये। अब देखो विच एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन हैज बीन पुट अंडर द रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। तो फर्स्ट एडिशन जो आपका पब्लिश हुआ था कब हुआ था, 1933 में। सेकेंड कब हुआ था, तो आपको 1939 में। फोर्थ कब हुआ था, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लो, तो ये 1952। फिर आपका 7th कब हुआ था, तो 1987। समझ गए, ये 87 ही है ना, हाँ देखो 1987 देखो। तो फर्स्ट जो था, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड इन 1933 इज क्लासिफाइड एज अ रिजिडली फेसेटेड classification scheme developed by S.R. Ranganathan. This edition introduced faceting but was rigid in its application, समझ गए, with limited flexibility in combining facets compared to later editions। समझ गए कि पहले जो था सो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ अगर शुरुआत में बनती है तो वो उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और नहीं होता है कि उसमें चेंजेस किया जाए, क्योंकि वो बेस ही एक तरह से मानो बनाया जाता है। तो वो रिजिड स्ट्रक्चर था, और बाद के जो एडिशंस आते गए उसमें जो है और ज़्यादा जो है आपका ऐड किया जाने लगा। समझ गए। द सेकेंड एंड थर्ड एडिशंस, सेकेंड समझ गए 1939 और 1956, जैसे 1939 बताया था, उसके बाद 1956 जो हो गया। एंड थर्ड इज इंट्रोड्यूस रिफाइनमेंट बट स्टिल हैड कॉन्स्टेंट, वाइल द फोर्थ एडिशन जो है ये 1956 कैसे आ गया, 1952 में जो आया था, शिफ्टेड टू अ मोर फ्रीली फेसेटेड सिस्टम। दस ओनली द फर्स्ट एडिशंस स्ट्रक्चर, बहुत इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, was rigidly faceted as it lacked the advanced notation and theoretical flexibility of subsequent। समझ गए। अब देखो विच एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फ्रीली फेसेटेड, दो बार लिखा गया, फिर एनालिटिको सिंथेटिक। देखो फ्रीली फेसेटेड जो है ना, इसी को जो है एनालिटिको सिंथेटिक, जो मैं बता रहा था ना कि ये कोलोन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, वही एनालिटिको सिंथेटिक जो है उसको फ्रीली फेसेटेड कहते हैं। तो ये स्कीम, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स समझ गए। फोर्थ एडिशन के बाद से जो है, फोर्थ एडिशन कब था, तो 1952। तो इस एडिशन के बाद जो है ये एनालिटिको सिंथेटिक मतलब फुल्ली फ्रीली फेसेटेड स्ट्रक्चर में आ गया था। अब देखो द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशंस ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन कब, तो 1952 में फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया 1957, सिक्स्थ हो गया 1960 और सेवन्थ हुआ था 1987। जैसे वो भी उसी में आएगा, लेकिन इसमें तीन ही ऑप्शन था, तो वो भी ये सेवन्थ रिस्पेक्टिवली आर रिकॉग्नाइज्ड एज फ्रीली फेसेटेड एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम डेट आर फ्रीली फेसेटेड एनालिटिको सिंथेटिक। समझ गया। स्टार्टिंग विद द फोर्थ एडिशन एस.आर. रंगनाथन इंट्रोड्यूस द PMEST, जो मैंने फ्रेमवर्क बताया था ना सिम्बल्स के हिसाब से, है ना, जब PMEST में जैसे आपका कॉमा होता था P के लिए, फिर M के लिए जैसे मैटर के लिए आपका क्या होता था, सेमी कोलोन होता था, एनर्जी के लिए कोलोन होता था, फिर ये सब है लास्ट, जैसे स्पेस के लिए आपका फुल स्टॉप होता था, टाइम के लिए जो है आपका एपोस्ट्रॉफी होता था। समझ गए। अगेन डिस्टिंक्ट सिम्बल्स ईच फॉर फेसेट्स। समझ गए। इनेबलिंग फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कंपोनेंट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। समझ गए।
The fifth and sixth editions further refined this approach, adding phase relations and refined notations. और ज़्यादा notations दिया गया कि और अच्छे से डिफाइन हो सके और रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट्स बनाया जा सके. These editions mark colon classification transition to a rigidly faceted to a freely faceted system, allowing एनालिटिकल सिंथेटिक, एनालिटिको सिंथेटिक भी कहते हैं, एनालिटिको लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा. कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास नंबर और हॉलमार्क फॉर कोलोन क्लासिफिकेशन सिस्टम. समझ गया. अब देखो विच वर्जन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज फुल्ली फ्रीली फेसेटेड स्कीम. तो ये 1987 में जो है 7th एडिशन जो आया था, 7th एडिशन. तो ये जो था SR रंगनाथन के जो है डेथ के बाद आया था. और ये नील मेघन करके जो है जो एडिटर थे वो इसको लाए थे. देखो तो विच वर्जन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज फुल्ली फ्रीली फेसेटेड स्कीम होगा, फेस्ट नहीं होगा, फेसेटेड स्कीम होगा. तो देखो 7th एडिशन of the colon classification published in 1987 is recognized as a fully freely faceted scheme. समझ गया. prepared by editors like A. Neil Megan, जो मैं बता रहा था. This edition maximized the flexibility of colon classification's analytical synthetic approach, incorporating 10 phase relations. समझ गया. refined PMEST frameworks जो था and updated schedules. समझ गया. Unlike the 4th, 5th and 6th editions which introduce freely faceted scheme. जी देखो 4th, 5th, 6th तो मतलब फ्रीली फेसेटेड स्कीम हो चुका था, लेकिन 7th जो था ना वो फुल्ली फ्लेक्सिबल मतलब फुल्ली जो है एक तरह से जो है मतलब फेसेटेड स्कीम हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था मानो कि. तो द 7th एडिशन अचीव्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव अनरेस्ट्रिक्टेड. समझ रहे हो ना कि आप इसमें बहुत चेंज कर सकते हो. फेसेटिंग कैपेबिलिटी इनेबलिंग प्रिसाइज क्लासिफिकेशन, बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली किसी बुक को क्लासीफाई कर सकते हो ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स. द कल्मिनेशन ऑफ रंगनाथन्स आइडियाज solidified Colon's classification as a pioneering system, making the 7th edition the fully faceted scheme. समझ गया. 7th edition 1987 याद कर लिए. देखो आपको अगर कोलोन क्लासिफिकेशन के बारे में पहले बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहा होगा, आप केवल जानते रहे होंगे कि SR रंगनाथन का दिया हुआ है, मोस्टली स्टूडेंट्स को इतना ही नॉलेज रहता है. अब आप इस लेक्चर के बाद आप खुद फील कर पा रहे होंगे कि आपको कोलोन क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत चीज़ पता है. देखो तो है ना. तो वही हमारे साथ बने रहिए. देखो विच सिंबल वाज यूज्ड टू कनेक्ट फेसेट्स इन द कोलोन क्लासिफिकेशन, फर्स्ट एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन. तो ये फर्स्ट एडिशन जो था कब था 1933 में. तो उसमें कोलोन यूज होता था, इसी के आधार पे जो है इसका नाम भी पड़ा था आपको कोलोन क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था. समझ गया. तो देखो इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन published in 1933 the colon was used as the primary symbol to connect facets. समझ गए. तो प्राइमरी सिंबल यूज होता था कोलोन. उसके बाद जो है मैंने जैसा बताया था कि 4th तक जो है सो सिंबल्स बहुत ज़्यादा यूज होने लगा था. अब देखो SR रंगनाथन इंट्रोड्यूस द कोलोन एज ए डिस्टिंक्टिव नोटेशन टू डिनोट रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट कंपोनेंट. समझ गए कि सब्जेक्ट के कंपोनेंट्स के बीच में जो है सब्जेक्ट का जो रिलेशन होगा उसको कोलोन के से दिखाया जाएगा. समझ गया. पहले ऐसा नहीं होता था. लेइंग द फाउंडेशंस फॉर कोलोन क्लासिफिकेशन फेसेटेड स्ट्रक्चर. समझ गया. अदर सिंबल्स लाइक कॉमास, सेमी कॉलोन ये हो गया, फिर ये सेमी नहीं होगा, फिर कॉलोन्स एंड पॉइंट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन लेटर एडिशंस. एग्जांपल 4th. समझ गया. 4th से 6th तक बेसिकली मानो, तो उसका 7th से जो है आपका फुल्ली फेसेटेड हो गया था. समझ गया. अब देखो विच एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन यूज डिफरेंट सिंबल्स टू कनेक्ट 5 फंडामेंटल कैटेगरी. तो 4th से हो गया था शुरू. क्या क्या था. पर्सनैलिटी, PMEST. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो. इसलिए मैं बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से जो है करा रहा हूँ कि आपको ये दिमाग में बैठ ही जाए. अगर इतना के बाद अगर आप विजुअलाइज
करके पढ़े होंगे अभी तक, जो मैंने अभी तक बताया, तो आपको लगभग कोलोन क्लासिफिकेशन से मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आएगा वो आप बना सकते हो। देखो, द फोर्थ एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड इन 1952 वाज द फर्स्ट टू यूज डिफरेंट सिम्बल्स टू कनेक्ट द 5 फंडामेंटल कैटेगरी। तो ये पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। एस.आर. रंगनाथन फॉर्मलाइज द PMEST फ्रेमवर्क इन दिस एडिशन को किस में, तो 1952 में जो है फोर्थ एडिशन हुआ था 1952 में, समझ गए। असाइनिंग स्पेसिफिक नोटेशंस टू ईच कैटेगरी टू इनेबल प्रिसाइज फेसेट कॉम्बिनेशन फॉर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, समझ गए। अर्लियर एडिशंस रिलायड प्राइमरीली ऑन द कोलोन while later editions refined this system, समझ गए। अब देखो, द 7th एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो ये नीलमेघन, गोपीनाथ और सीतारामा। तो इसमें मेन जो है, जो नाम है एडिटर उसका ए नीलमेघन का है, पूरा नाम इनका ए नीलमेघन मेघन, तो ये एडिटर थे, ठीक है जी। अब इसमें एम ए गोपीनाथ और एस सीतारामा इसका भी नाम है, समझ गया। तो अब देखो 7th एडिशन कब था, तो ये 1987 में। देखो, द 7th एडिशन ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड इन 1987 वाज प्रिपेयर्ड बाय ए नीलमेघन, एम ए गोपीनाथ एंड एस श्रीरामा फॉलोइंग एस.आर. रंगनाथन डेथ इन 1972 में डेथ हो चुका था एस.आर. रंगनाथन का, आपको पता होगा। So these editors updated the colon classification system, refining its freely faceted structure, समझ गए। Expanding phase relations to 10 phase relations जो है अब 10 हो चुका था टोटल, and modernizing its schedules, शेड्यूल जो था उसको भी मॉडर्नाइज किया गया था। While Ranganathan developed the foundational framework, the 7th edition's completion by his associates ensured its relevance for the contemporary libraries, समझ गए। अब देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन आइसोलेट्स इन कोलोन क्लासिफिकेशन। देखो, तो कॉमन आइसोलेट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन आइसोलेट्स, तो कॉमन आइसोलेट्स इसमें 2 टाइप्स का होता है कोलोन क्लासिफिकेशन में। तो ये ACI होता है और आपका PCI कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जान लो, इसको एंटीओराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स और पोस्च्योराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स कहते हैं, समझ गए। ACI और PCI बस यही याद रखो आप, अगर एग्जाम में आता है तो, जैसे एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स और पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स ये होता है। देखो, बस याद कर लो बस, वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन द कोलोन क्लासिफिकेशन कॉमन आइसोलेट्स आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, तो ACI और PCI। फुल फॉर्म है एंटेरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स ACI एंड पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स PCI। देखो, ACI जो है लाइक टाइम और फॉर्म जो मैंने बताया था, प्रीसीड्स द मेन सब्जेक्ट एंड रिड्यूसेस स्पेसिफिसिटी। एग्जाम्पल हिस्टोरिकल पीरियड, समझ गए। PCI सच एज स्पेस और लैंग्वेज और फॉलो द सब्जेक्ट इन्हांसिंग इट्स कॉन्टेक्स्ट, समझ गए। तो एक जो है ये आपके पहले होगा, प्रीसीड्स द मेन सब्जेक्ट, ACI जो हो गया ये पहले होगा, और PCI जो है ये आपका बाद में होगा, समझ गए। तो ये बस याद कर लो, लाइक टाइम और फॉर्म, समझ गए ना। हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बताओगे तो वो मेन सब्जेक्ट के पहले आपको लिखा जाता है, तो हाँ। और PCI जो है सच एज स्पेस और लैंग्वेज जो है फॉलो द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बाद होता है। इन्हांसिंग इज कंटेक्स्ट लाइक ज्योग्राफिकल लोकेशन, समझ गए। तो दीज आइसोलेट्स एज डिफाइंड बाय एस.आर. रंगनाथन इनेबल फ्लेक्सिबल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, समझ गए। अब देखो, द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव और डायनेमिक, यहाँ डायनेमिक होगा ना यार। देखो, तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखो यहाँ 2 बार हो गया। इन लाइब्रेरी आर डिवाइडेड इनटू
टू पार्ट डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव। अरे यार यहाँ फिर से है। डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स एज आर्टिकुलेटेड बाय स्कॉलर्स लाइक डब्ल्यू.सी.बी. Sayers focus on describing existing classification system and their practical application। समझ गए कि जो पहले के जो आपके जो भी सिस्टम्स है क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको जो है डिस्क्राइब करना वाला जो है डिस्क्रिप्टिव जो हो जाएगा। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्मॉल लाइब्रेरी में यूज हो सकता है कि बड़े लाइब्रेरी में हो सकता है कि स्पेशल लाइब्रेरी में हो सकता है, ये सब समझ गए। और डायनेमिक प्रिंसिपल्स जो है वो एस.आर. रंगनाथन द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये आप याद कर लो। एक हो गया डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव, और डायनेमिक वाला हो गया एस.आर. रंगनाथन। तो डेवलप्ड बाय एस.आर. रंगनाथन emphasize evolving classification to adapt to new knowledge using approaches like faceted analysis। समझ गया। तो वही डिस्क्रिप्टिव वाला जो है पहले से जो चला आ रहा है उसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, और नया वाला जो है जो एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिया गया तो वो डायनेमिक प्रिंसिपल दिया गया, जैसे फेसेटेड एनालिसिस जो मैंने बताया था प्रीवियस आज लगभग पूरे लेक्चर में, वही फेसेटेड सिस्टम, तो वो वाला हो जाता है। तो दीज कैटेगरीज रिफ्लेक्ट डिफरेंट थियोरेटिकल अप्रोचेज टू क्लासिफिकेशन। समझ गए। अब देखो हु हैज़ गिवन द डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये इसमें से डब्ल्यू.सी.बी. वर्ल्ड ये सबका ही नाम आता है, देख लो। जैसे द डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ जैसे डब्ल्यू.सी.बी. जो है सेयर्स जो कहते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन विच फोकसेज ऑन डिस्क्राइबिंग एंड सिस्टमाइजिंग एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज वाज कंट्रीब्यूटेड बाय डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स, ई.सी. रिचर्डसन और जे.डी. ब्राउन। ये तीनों का नाम मतलब तीनों का दिया हुआ डिस्क्रिप्टिव वाले में। अब देखो सेयर्स जो अब तीनों का काम अलग अलग क्या क्या काम किए थे लोग, तो सेयर्स जो थे डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स ये क्या किए थे, तो आउटलाइंड प्रिंसिपल्स इन वर्क्स लाइक कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ गए। एम्फेसाइजिंग प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए। जैसे प्रैक्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसके क्लासिफिकेशन के रूप में। अब देखो रिचार्ड देखो जैसे क्या मतलब हुआ कि आपका जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम है वो आपका प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज होना चाहिए, ये जो है आपका डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स के द्वारा दिया गया था। अब रिचार्डसन का जो वर्क है ऑन क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सप्लोर देयर फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स। समझ गए कि उसका फिलोसॉफिकल जो है वो कैसा होना चाहिए, कि फिलोसॉफिकली वो यूज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब मतलब फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट जो हुआ ना वो रिचार्डसन का दिया हुआ है। अब ब्राउन्स डेवलप्ड द सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम। समझ गया। इनका सब्जेक्ट का जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा उसका बारे में ब्राउन का दिया हुआ है, प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्टिव इनसाइट्स। तो टुगेदर देयर कंट्रीब्यूशन शेप्ड द डिस्क्रिप्टिव थियरी जैसे कॉन्ट्रास्टिंग विद रंगनाथन डायनेमिक अप्रोच है। समझ गया। अब देखो हु हैज़ गिवन अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये एस.आर. रंगनाथन का दिया हुआ है। तो द डायनेमिक थियरी ऑफ देखो ये थियरेटिकली जो है क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो है डिस्क्रिप्टिव हुआ जो पहले से चला आ रहा है उसका फिलोसॉफिकल जैसे एस्पेक्ट देखा जाए, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो हो गया उसका, तो ये सब जो है तीन लोगों द्वारा जो है किया गया था। एक जो थे आपको जैसे डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स, ई.सी. रिचर्डसन और जे.डी. ब्राउन, ये तीनों का मैंने बता दिया। तो वैसे ही डायनेमिक जो है जो फेसेट्स वाला जो हम आज डिस्कस कर रहे थे कि कितना तरह से मतलब सब हेडिंग मतलब और ज़्यादा डीपली जाके जो है बुक्स को डिस्क्राइब किया जाए, तो वो आपका डायनेमिक जो है वो एस.आर. रंगनाथन का हो जाता है। तो द डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हु एम्फसाइज द इवॉल्विंग नेचर ऑफ नॉलेज एंड द नीड फॉर एडेप्टेबल क्लासिफिकेशन। समझ रहे हो ना कि वो क्लासिफिकेशन आपका एडेप्टेबल होना चाहिए, कि जैसे नए नए सब्जेक्ट्स बढ़ते गए, नए नए साइंस में भी कितना आप देखोगे, जैसे उस समय रॉकेट साइंस नहीं हुआ करता था, है ना, जैसे आपका और भी जो है बहुत चीज़ है, जैसे एलोपैथी नहीं हुआ करता था। तो ये सब जैसे जैसे आपका जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका क्लासिफिकेशन भी एक्सपैंड होना चाहिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है। तो ये जो है एडेप्टेबल क्लासिफिकेशन में आ जाता है एस.आर. रंगनाथन द्वारा। तो ये जो है मैंने पहले भी बताया है, जैसे प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एस.आर. रंगनाथन द्वारा जो लिखा हुआ बुक है। हिज थियरी इंट्रोड्यूस कंसेप्ट लाइक फेसेटेड क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था, PMEST जो मैंने बताया था सिंबल्स के अनुसार जो यूज होता है
है ना। एंड मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन जो पहले मैंने बताया था कि 4 हुआ करता था, 2 और जो है उसमें ऐड कर दिया गया था, तो वो सब जो है 2 और जो ऐड किया गया था क्या था, डिस्टिलेशन और डिफ्यूजन, समझ गए। Unlike the descriptive theory of E.C. Richardson or W.C.B. Sayers, which focused more on a static system, समझ गए, रंगनाथन डायनेमिक अप्रोच अलाउ फॉर कंटिन्यूअस एकोमोडेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन 625 देखते हैं। इन हिज बुक हैज रंगनाथन प्रेजेंटेड अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अभी मैंने बताया। तो ये कब पब्लिश हुआ था, 1937 में, S.R. रंगनाथन द्वारा, है ना। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, देखो S.R. रंगनाथन प्रेजेंटेड ही डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन इन हिज सेमिनल वर्क प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, फर्स्ट पब्लिश्ड कब, तो 1937, थर्ड एडिशन आया था 1967 में। दिस बुक आउटलाइन द थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, बेसिक फाउंडेशन, समझ गया। इंट्रोड्यूसिंग कंसेप्ट लाइक फेसेटेड एनालिसिस जो मैंने बताया, PMEST, कैनन्स हो गया, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन जो मैंने बताया था, लेमिनेशन, फ्यूजन, मतलब डिस्टिलेशन, ये सब, लूज असेंबलेज, ये सब मैंने बताया था ना अभी। तो अनलाइक हिज कोलोन क्लासिफिकेशन विच इज प्रैक्टिकल स्कीम और क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन विच एक्सप्लोर्स ब्रॉडर आइडियाज, प्रोलेगोमेना, ये सब बुक है उनका। प्रोलेगोमेना सिस्टमेटिकली आर्टिकुलेट्स द डायनेमिक प्रिंसिपल्स फॉर इवॉल्विंग क्लासिफिकेशन सिस्टम टू एकोमोडेट न्यू नॉलेज, तो इनका ये था। देखो अगर अब मैं S.R. रंगनाथन को आप समझना चाहेंगे तो वो लाइब्रेरियन से पहले वो मैथमेटिशियन थे, तो मैथमेटिशियन थे तो वो साइंस के जैसा लाइब्रेरी को बनाना चाहते थे, तो इसलिए जो है ये जो है ना अप्रोचेज जो है ना कि क्लासीफाई कर दिया गया, पूरा सिस्टम जो डिजाइन करना है ना वो इनके द्वारा किया गया, समझ गया। तो इट रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोन फॉर लाइब्रेरी साइंस इनकैप्सुलेटिंग रंगनाथन्स इनोवेटिव अप्रोच टू डायनेमिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर 14 ख़त्म होता है। तो आप हमारे लाइब्रेरी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।